अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। राज़ मोहब्बत किस्त नंबर 10। माज़रत चाहते हैं, नावल ज़रा लेट हो रहे हैं क्योंकि ईद की वज़ह से काफ़ी मसरूफ़ियत रही और आप सबको ईद की बहुत-बहुत गुज़िश्ता ईद बहुत-बहुत मुबारक। तो चलें जी, हम लोग नावल स्टार्ट करते हैं और उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आप लोगों को सारी वीडियोज़ मिलती रहें। रास्ते में नबील खान ने गाड़ी रोककर उनसे आइसक्रीम खाने का पूछा तो सबने ही हाँ कहा, मां बरीरा के। मगर खौला के बताने पर कि बरीरा को आइसक्रीम बहुत पसंद है तो नबील खान सिर्फ बरीरा की खातिर आइसक्रीम लेने चला गया। वो तीनों पीछे बैठी हुई थी और बरीरा फ्रंट सीट पर बैठी थी। वो तीनों अपनी बातों में मगन थी और आगे बैठी बरीरा चेहरा खिड़की की तरफ मोड़े गहरी सोच में गुम थी। हशमत खान के दिए हुए नोट अभी भी उसकी मुट्ठी में बंद थे और वो नोट उसे किसी दहकते हुए अंगारों की तरह लग रहे थे। इसका दिमाग अभी भी हशमत खान और उसकी अपनी माँ की तस्वीर पर अटका हुआ था। आखिर इस शख्स का मेरी मामा से क्या ताल्लुक है? वो शख्स अब मुझसे क्या चाहता है? क्यों मुझे ऐसी निगाहों से देखता है? इसकी सोचों के तसलसल को एक भिखारन की आवाज ने तोड़ा। वो खिड़की से अंदर की तरफ झांकते हुए बोली, दे बेटा दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह भला करेगा। हक अल्लाह हो अल्लाह, दे दे बेटा, अल्लाह के नाम पर दे दे। खनसा ने कहा, माफ कर दे अम्मा जी, जाए यहाँ से। बेटा खाली हाथ नहीं लौटाते, अल्लाह के नाम पर सवाल किया है, दे दे बेटा, दे दे बेटा, हक अल्लाह हो अल्लाह। बरीरा ने अपनी मुट्ठी में हशमत खान के दिए वो सारे नोटिस भिकारन को पकड़ा दिए। भिकारन के साथ पीछे बैठी हुई खोला, खनसा और हानिया का भी हैरत से मुंह खुल गया। इन्हें बरीरा की ज़हनी हालत पर शक हुआ। भिकारन की तो मौजें ही हो गई थी। वो बरीरा को दुआएं देती हुई वहां से जल्दी से भाग गई कि कहीं इसकी नीयत ना बदल जाए। खौला ने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या बरी? इतनी बड़ी रकम उठाकर तुमने इस भिखारन को दे दी? फूफा ने कितनी मोहब्बत से तुम्हें दिए थे। बरीरा मुस्कुराई। मेरे सामने इन नोटों की कोई हैसियत नहीं, मेरे लिए सच्ची मोहब्बत ही काफी है। अब ज्यादा बोलकर मेरी नेकी न जाया करो। तीनों ने दुख और अफसोस से सर नफी में हिलाया। तभी नबील खान भी इन सब के लिए आइसक्रीम ले आया और बारी बारी इन सबको इनकी आइसक्रीम पकड़ाई। एक आइसक्रीम का बरीरा की तरफ बढ़ाते हुए इसने कहा, ये रही तुम्हारी चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम। बरीरा ने मुस्कुराते हुए शुक्रिया के साथ इसके हाथ से आइसक्रीम ले ली। इन सब ने बहुत अच्छे माहौल में आइसक्रीम खाई और फिर नबील ने गाड़ी घर की तरफ बढ़ा दी। शर्मीन और सलमा को जब पता चला कि हलीमा ने बरीरा को अपने घर बुलाया है तो इन दोनों को ही हलीमा पर शदीद गुस्सा आया था। शर्मीन आज सलमा के घर आई हुई थी तो इसीलिए उसे पता न चल सका, वरना वो अपनी माँ से जरूर इस बारे में बाज-बूस करती। वो सलमा के साथ घर रवाना हो गई और आते ही वो अपनी माँ पर फट पड़ी कि उसने बरीरा को क्यों घर पर इनवाइट किया। हलीमा इन दोनों को वसाहतें देने लगी कि अब तो वो इस घर की होने वाली बहू है, इसे बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा ना। जब वो दोनों खामोश होने का नाम ना लेने लगी तो मजबूरन हशमत खान को बीच में आना पड़ा और उसने शर्मीन को बुरी तरह से डांट कर रख दिया कि तुम होती कौन हो बरीरा को इस घर में आने से रोकने वाली? होती कौन हो तुम बरीरा को इस घर में बर्दाश्त ना करने वाली? अब ये घर उतना ही इसका है जितना कि तुम लोगों का। उसे इधर ही आना है शादी करके। अभी से उसे बर्दाश्त करना सीख लो तो तुम्हारे लिए आगे आसानी होगी। वो तीनों तो अपनी जगह पर साकत रह गई थी क्योंकि उन्होंने कभी भी हशमत खान को इतने गुस्से में ना देखा था। आइंदा में ऐसी कोई बकवास न सुनो और ना कोई ऐसा तमाशा देखो, आई बात समझ में? हशमत खान उसे वार्निंग जारी करके वहां से चला गया। शर्मीन भी इतनी इंसल्ट हो जाने के बाद पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। सलमा अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहने लगी, तौबा तौबा, ये लड़की तो एक नंबर की जादूगरनी है। पता नहीं ऐसा कौन सा जादू करती है वो लोगों पर कि सामने वाला बंदा इसके सहर में बुरी तरह से जकड़ जाता है। अब हशमत भाई को ही देख लो, कल तक इसके वजूद को ना बर्दाश्त करने वाली आज उसे इस घर की मालकिन ही बना बैठे हैं। आपा, आप अपनी खैर मनाओ, आपका बेटा और शोहर आपके हाथ से निकलते जा रहे हैं। सलमा तो वहां से चली गई मगर हलीमा को सोचों में गुम छोड़कर। वो सब हवेली पहुंच गए थे। हानिया, खोला और खनसा गाड़ी से बाहर निकली। बरीरा भी फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर बाहर निकली और जो ही वो जाने लगी नबील ने अचानक सामने आकर बरीरा का रास्ता रोक लिया। बरीरा को उसकी ये हरकत इंतहाई नागवार गुजरी थी। ये क्या बदतमीजी है मिस्टर नबील खान? इसे बदतमीजी नहीं, मोहब्बत कहते हैं। वो मुस्कुराते हुए बोला। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। नबील खान मुस्कुराया। तभी जव्यार की गाड़ी भी वहां पर आकर रुकी, जो गाड़ी से निकलकर अंदर की तरफ जा रहा था, मगर नबील की बात सुनकर वो वहीं रुक गया था।
बरीना, आज तुम हमारे घर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आज बहुत खुश हूँ। बल्कि यूँ कहो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत में मज़ीद इज़ाफ़ा हो गया है। तुम बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच। बरीरा मुस्कुराई। थैंक यू तो मुझे तुम्हारा कहना चाहिए कि जो तुमने खुद को मेरी खातिर इतना बदल दिया। अब वो सारी बुरी आदत तो तुम छोड़ दें, खासकर वो रंगीन ज़िंदगी, जो कि बहुत मुश्किल काम था। मगर तुमने वो सब किया सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी खातिर। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ बरीरा असद खान, मगर तुम्हें नहीं, नबील ने उसे देखते हुए कहा। सीरियसली? तुम्हारी कसम, आज़मा कर देख लो कभी। इसकी बात पर बरीरा हँसी थी। ज़ावेर को इन दोनों की बातें सख्त नापसंद लगी थी। वो इन दोनों के पास से गुस्से से तन-फन करता गुज़र गया, मगर इन दोनों ने कोई ख़ास नोटिस ना लिया था। हमेशा ऐसे ही रहना और मुझे कभी भी धोखा मत देना। मैं अब तुम पर बहुत भरोसा करने लगी हूँ नबील खान। मेरे इस भरोसे को कभी भी टूटने मत देना, जो मैं तुम पर करती हूँ। जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया, समझो उसने तुमने बरीरा असद खान को खो दिया। ये याद रखना तुम। बरीरा ने कहा, जानता हूँ मैं, और मैं सब काम छोड़ चुका हूँ सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। नबील बोला, थैंक यू। बरीरा ने कहा, यू वेलकम। नबील अपना हाथ सीने पर रखते हुए झुककर बोला। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना अच्छे से ख्याल रखना। मिस्टर नबील खान, बरीरा ऊंची आवाज में बोली। गाड़ी में बैठता नबील खान इसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया। हमेशा ऐसा ही मेरा ख्याल रखना। फिक्र न करो, अब जाओ यहाँ से। बरीरा उसे देखकर बोली, दिल तो नहीं कर रहा, मगर जाना तो पड़ेगा ना। उसने मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। गुड बाय। नबील ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए हाथ हिलाकर उसे गुड बाय कहा, जिस पर बरीरा ने भी हाथ हिलाकर उसे गुड बाय कह दिया। नबील वहां से रवाना हो गया। बरीरा की निगाहों ने इसकी गाड़ी का बहुत दूर तक पीछा किया। बरीरा मुस्कुराई। नबील हशमत खान बदल रहा है, वो भी बरीरा असद खान के लिए। हाउ अमेजिंग, इंटरेस्टिंग यार। आगे तो खूब मजा आने वाला है। जस्ट वेट एंड वॉच। बरीरा ने अपना मोबाइल फोन निकाला और किसी को मैसेज करने लगी। इसने कुछ तेजी से टाइप किया और सेंड कर दिया। अब आएगा असल वाला मजा। वो मुस्कुराती हुई अंदर की तरफ बढ़ गई। जावेद जब अंदर दाखिल हुआ तो हानिया, खोला और खानसा इसी मौजू पर बात कर रही थी। जावेद हानिया के पास बैठते हुए बोला, कहाँ गई थी तुम लोग? जावेद ने इनसे पूछा। वो जावी भाई, आज ना हम हलीमा पप्पो के घर गए थे। बहुत मजा आया और हमने बहुत इंजॉय किया। सीरियसली नबील भाई तो बहुत बदल गए हैं। उन्होंने अपना टाइम आज सारा हमें दिया, और तो और उन्होंने आज हमें आइसक्रीम भी खिलाई और हमें घर भी ड्रॉप किया। सीरियसली जावी भाई, नबील भाई ने बरीरा की वजह से खुद को बहुत ज्यादा बदल दिया है। जावियर को ना जाने क्यों ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा ना लगा था। उसे ना जाने क्यों बहुत गुस्सा आ रहा था, और किस बात पर वो ये खुद भी नहीं जानता था। जावियर इन दोनों को देखते हुए जरा सख्ती से कहने लगा, किसे पूछकर गई थी तुम लोग वहां? तभी बरीरा वहां पर दाखिल हुई। हमें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, वो हमारी फूफो हैं, हम जब चाहे वहां जा सकती हैं। हम किसी को जवाब देनी है। और तो और अब वो मेरा ससुराल है, मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि वाकई यहाँ पर बहुत कुछ बदल गया है। लोग सरेआम रोमांस छाड़ रहे हैं, बेहयाई बहुत फैल गई है यहाँ। जावियर का इशारा बरीरा और नबील खान की तरफ था, जो अभी अभी बाहर मंजर देख कर आ रहा था। जावियर एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोला, मैं आगा जान से बात करता हूँ कि उन्होंने लड़कियों को बहुत खुली छूट दे रखी है। बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर, मगर सबने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। जावियर उठकर वहां से चला गया। इन्हें क्या हुआ है? बरीरा मुस्कुराती हुई खोला के साथ बैठ गई। मर्दम बेजार आदमी है ये। खुद तो बोरिंग है ही, मगर बाकी सबको भी अपनी तरह बनाना चाहता है। वो ये सुनकर चारों हंसी। जावेद ने जाते ही इब्राहिम खान को शिकायत लगाई कि बरीरा और बाकी लड़कियां वहां क्यों गई। इब्राहिम खान ने इसकी बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं किया। क्यों? वहां जाने में क्या बुराई है? सही तो कह रही है बच्ची। इसमें गलती क्या है? वो इसका ससुराल है, और इससे पहले वो इसकी फूफो का घर है। वो जब चाहे वहां जा सकती। इसमें एतराज पर करने वाली कौन सी बात है? जावेद दिल मिलाकर रह गया। आज पहली बार आगा जान ने इसकी बात से इत्तेफाक नहीं किया था, वरना तो वो जावियार की हर बात मान लेते थे। मगर आज ऐसा नहीं हुआ था। आज बरीरा असद खान जीत गई थी। जावियार तिलमिला रहा था। आखिर वो लड़की ऐसा क्या करती है कि हर कोई उसकी तरफदारी करने लग जाता है। कल तक तो इसे कोई भी इस घर का फर्द मानने को तैयार न था, और आज वो फूफो भतीजी हो गई। कमाल है भी। मगर मैं भी इस लड़की को यूं खुली छूट नहीं दे सकता। सारे घर का माहौल खराब कर रही है ये लड़की। न जाने जावियर को क्या एतराज था इससे। बरीरा ने मेडी को कॉल करके उसकी सारी बात बता दी। वो भी परेशान होकर बोला, वाकई बरी, ये तो सोचने वाली बात है। आखिर इस बुढ़े कुसट का मेरी खाला से क्या ताल्लुक?
اور ان کی تصویریں اس کے پرسنل وارڈروب میں کیا کر رہی تھی؟ ضرور ان کا کوئی معاملہ ہے اور ہمیں یہ جاننا ہوگا۔ اب یہ پتہ لگانا تمہارا کام ہے بری۔ ہم منزل کے بہت قریب آ گئے ہیں، بس چند قدم کی دوری ہے۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم اس کا پتہ لگاؤ۔ ہم ٹھیک ہے، میں پتہ لگاؤں گی۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا۔ بیسٹ آف لک۔ تھینک یو میری۔ بس ایک بار مجھے یہ پتہ لگ جائے تو پھر میں انہیں چھوڑوں گی نہیں۔ ہاں، اور یہ سب جاننے کے لیے تمہاری وہ بڈھی دادی بہترین نشانہ ہے۔ اسے تم سب کچھ اگلوا سکتی ہو۔ میری تمیز سے، ہاں، وہ میری دادی ہیں۔ اوہو، تمیز سے؟ اور میری دادی؟ یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا ہے میری پیاری بہنا؟ میری مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ ہمیں تمیزیں سکھائی جا رہی ہیں۔ مریگم کہیں تم سچ مچ میں اس بڈھی کی پوتی تو نہیں بن گئی ہو؟ بینٹی کے بچے! برینا چیخی تھی۔ اوہ، کہاں ہیں میرے بچے؟ میری ادھر ادھر دیکھنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ کیا یار، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور تم میڈی کے بچے بھی لے آئے۔ ہائے، کاش کہ ایسا ہو جائے۔ میڈی گہری سانس لے کر بولا۔ بہت بدتمیز ہو گئے ہو تم میڈی۔ تعریف کے لیے شکریہ بریرہ بی بی۔ اچھا، یہ تو بتاؤ کہ تمہارے وہ چاچو کی بیٹی کیسی ہے؟ میڈی کو اچانک خولا یاد آئی تھی۔ کون، خنسا؟ اللہ کی بندی، میں خولا کی بات کر رہا ہوں۔ وہ چڑھ کر بولا تو بریرہ ہنسی۔ بہت اچھی اور خوبصورت ہے۔ وہ تو مجھے بھی پتا ہے اچھے طریقے سے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ تمہارا اس سے کیا کام؟ تم کیا اس کے بھائی ہو؟ لا حول ولا قوت۔ جب بھی بولنا کفن پھاڑ کے ہی بولنا۔ سارا مزہ کرکرا کر دیا یار۔ بریرہ ہنسی۔ ویسے پوچھ کیوں رہے ہو اس کا؟ یار، خبر تو رکھنی پڑے گی نا۔ آفٹر آل مستقبل کی شریک حیات بننے والی ہے وہ میری۔ میڈی کے بچے کہاں کی کہاں لے گئے ہو تم؟ میڈی ہنسیا۔ بنتا ہے بشر اب اپنے بارے میں کچھ بھی نہ سوچے کیا؟ ویسے بھی ڈیڈ کو اپنے کاموں سے فرصت ہی کہاں ملتی ہے جو وہ میری فکر کر سکے۔ ایسے میں اب مجھے خود ہی اپنی فکر کرنی پڑ رہی ہے۔ تم بھی کیسے ظالم بہن ہو، وہاں جا کر اپنا ہی رشتہ پکا کر دیا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ ایک عدد بھائی بھی ادھر کوارا بیٹھا ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی سوچ لوں۔ بریرہ اس کی بات سن کر ہنسی۔ بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، اب مامو جان سے تمہاری شکایت کرنی ہی پڑے گی۔ وہ دونوں مسکرا دیے۔ بریرہ نے ان فائلز کی تصاویر اور وہ چٹ مرید کو بھیج دی تھی۔ اب اسے اگلے حکم کا انتظار تھا۔ بریرہ کھوج میں لگی ہوئی تھی کہ کب اسے موقع ملے۔ تبھی اسے وہ موقع مل ہی گیا اور وہ ابی جان کے پاس چلی گئی۔ اس آخری ملاقات کے بعد بریرہ پھر دوبارہ ابی جان کے پاس نہیں آئی تھی، اور اب جب آئی تو ابی جان کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ باتوں باتوں میں بریرہ نے اپنی ماں کا ذکر چھیڑ دیا۔ وہ بی جان کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی اور بی جان اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ بی جان، میری ماما نے ایسا کیا کیا تھا کہ وہ سب کو بری لگنے لگی؟ اتنا کہ گھر سے ہی نکال دیا گیا؟ پل بھر میں بی جان کی اس کے بالوں میں چلتی انگلیاں رک سی گئی۔ پھر وہ گہری سانس لے کر گوئی ہوئی۔ تمہارے باپ نے اس سے پسند کی شادی کی تھی۔ ہم سب کے خلاف جا کر اس نے تمہاری ماں سے شادی کی اور اسے حویلی لے آیا۔ ہمیں بھی بلاخر بیٹے کی ضد کے آگے مجبور ہو کر اسے اپنی بہو ماننا ہی پڑا۔ ہم نے کبھی بھی اس پر کسی کام کے لیے، کسی چیز کے لیے دباؤ نہیں ڈالا۔ وہ وہاں بہت خوش تھی، یہاں اصل اس سے بہت محبت کرتا تھا، اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اور پھر نہ جانے اسد کی محبت میں کوئی کمی رہ گئی تھی، یا پھر اس کا اتنا دل اسد سے بھر گیا تھا کہ وہ اچانک کسی سے رابطے میں رہنے لگی۔ یہ سن کر بریرہ نے سب سے اپنی مٹھیاں بھیج دی تھی۔ پھر کیا ہوا بی جان؟ وہ کسی سے چھپ چھپ کر ملنے لگی۔ بریرہ سے یہ سب برداشت کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی پاک دامن ماں پر ایسی بہتان بازی۔ پھر کیا ہوا بی جان؟ کئی بار وہ اس آدمی سے ملنے باہر گئی۔ سلمیٰ اور حلیمہ نے کہیں اسد سے بھی کہا کہ مریم کسی سے چھپ چھپ کر ملنے جاتی ہے، مگر اسد نے کسی کی بات پر بھی یقین نہ کیا۔ وہ شاید مریم سے اندھی محبت کرتا تھا، شاید اسے بہت یقین تھا مریم کے، مگر وہ کسی کی باتوں پر نہ آیا۔ بی جان، کیا آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا میری ماں کو اس آدمی سے باتیں کرتے اور اس سے ملتے ہوئے؟ ہاں، ایک دن جب سب کے زور دینے پر اسد مریم سے پوچھ گچھ کر رہا تھا، تب اس کے موبائل پر کسی آدمی کی کال آئی تھی، اور پھر اسد کے فون اٹھانے پر اس شخص کو غلیظ گفتگو کی تھی کہ امان الحافظ۔ میں وہ سب کچھ نہیں بتا سکتی۔ اس دن پہلی بار اسد نے مریم پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ یہ سنا تھا کہ تکلیف سے بریرہ کی آنکھ سے 2 آنسو ٹوٹ کر بیڈ کی چادر میں جذب ہو گئے۔ پھر کیا ہوا بی جان؟ بریرہ کی آواز رند گئی تھی، مگر اسد نے بھی پھر بھی اسے گھر سے نہ نکالا۔ کئی بار حشمت اور وحید نے خود اپنی آنکھوں سے مریم کو اس آدمی سے ملتے ہوئے دیکھا، اور پھر ایک دن جب اسد ایک میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد گیا ہوا تھا اور ہم سب لوگ شادی پر گئے ہوئے تھے، مریم نے اپنی طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر شادی پر آنے سے انکار کر دیا۔
इस रात हम अपने एक अजीज की शादी पर गए हुए थे और घर में सिर्फ मरियम ही थी। रास्ते में अशरत खान की तबीयत अचानक खराब हो गई तो वो शादी पर ना आ सका और घर रवाना हो गया। वो जब घर आया तो उसने देखा कि मरियम के कमरे में कोई आदमी अंदर दाखिल हुआ था। ये सुनते ही बरीरा ने बेड की चादर अपनी मुट्ठी में जकड़ ली। हशमत खान मरियम के कमरे में दाखिल हुआ तो उसने बहुत गलत मंजर देखा। वो दोनों रंगे हाथों पकड़े गए थे। वो आदमी तो हशमत खान को देखते ही फौरन से भाग गया, मगर मरियम अपने पकड़े जाने पर सारा इल्जाम हशमत खान पर ही लगा दिया कि जब वो सो रही थी तो हशमत उसके कमरे में आकर उसके साथ दस्तराजी करने की कोशिश करने लगा। बरीरा उठकर बैठ गई। फिर क्या हुआ? होना क्या था? हशमत ने हम सबको बुलाया और सारी बात बता दी। तुम्हारे दादा ने हशमत से कहा कि वो कुरान मजीद पर हाथ रखकर कहे कि वो बेकसूर है। तो हशमत ने कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई कि वो बेकसूर है। मरियम इस पर इल्जाम लगा रही है, उसे फंसा रही है। फिर तुम्हारे दादा ने मरियम से भी कहा कि अगर वो सच्ची है तो कुरान मजीद पर हाथ रखकर कसम खाए, मगर उसने कसम खाने से इनकार कर दिया कि अगर उसने कसम उठा भी नहीं तो कौन सा कोई इस पर यकीन करेगा। बस फिर वो गुनहगार ठहराई गई और तुम्हारे बाप ने उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया। दो आंसू टूटकर बरीरा के गाल पर बह गए। और आप लोगों ने भी यकीन कर लिया कि मेरी माँ ही बद किरदार है? अगर वो कसम उठाती भी तो आप सच कहने, आप मेरी माँ की उठाई हुई कसम पर यकीन करती या फिर अपने दामाद की कसम पर? तभी आप लोगों ने हशमत खान की कसम पर ही यकीन करना था। बात तो सच कही थी बरीरा ने। बीजान खामोश हो गई क्योंकि इसके पास इस सवाल का कोई जवाब ना था। बरीरा वहां से उठकर अपने कमरे में चली आई। वो कमरे में आते ही फूट फूट कर रो पड़ी। मेरी मासूम मामा पर इतनी घटिया इल्जाम लगे। मामा, आप इस घुटनसदा माहौल में कैसे रहती थी? कैसे रहती थी इन दरिंदों के दरमियान? बरीरा फूट फूट कर रो रही थी। काश इस वक्त मेडी उसके पास होता तो वो उसके कंधे पर सर रख कर रोकर अपने दिल का गुबार निकाल लेती। इसकी समझ में अब सब कुछ आ गया था। उसने कॉल करके मेडी को सब कुछ बता दिया। ठीक कहा तुमने। खाला को घर से निकालने और इस पर बहतान लगाने में हशमत खान का बहुत अहम किरदार रहा है। मेरे ख्याल से वो गलीज इंसान खाला के पीछे लगा हुआ था। जब खाला ने उसे कोई लिफ्ट नहीं करवाई तो उसने इसके ओछे हथकंडों का इस्तेमाल किया और फिर अपने पकड़े जाने के खौफ से उसने सारा इल्जाम इस बेचारी खाला पर डाल दिया और खुद झूठी कसम खाकर खुद को बचा लिया और सबकी निगाहों में उसने खाला को कसूरवार ठहरा दिया। वो इन्हें घर से निकालना चाहता था ताकि इसका रास्ता साफ हो जाए और वो खाला को अपने काबू में कर सके। मगर ये इसकी बदकिस्मती थी कि खाला डैड जैसे आदमी के हाथ लगे और वो अपने गलीज इरादों में कामयाब ना हो सका। ये एक नंबर का कमीना आदमी है। ये सारा कुछ इसी खबीस आदमी का किया धरा है। वो अव्वल दिन से ही खाला के पीछे लगा हुआ था। तभी तो खाला की शादी से वलीमे तक की तस्वीर उसने अपनी पर्सनल वार्डरोब में छुपा रखी है। इसकी नीयत बहुत ही घटिया करने की थी, मगर वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सका। आसमान साफ हो चुका है और धुंध छट चुकी है। भेड़िया नजर आ गया। अब बस इसका शिकार करना बाकी है। और इसका शिकार कैसे करना है, ये तुमने प्लान बनाना है बरी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने रोना नहीं है। तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिरते हैं और तुम रोती रहोगी तो मैं इधर तुम्हारे लिए ही परेशान रहूंगा। बरीरा रोते रोते हंसी। बहुत ड्रामेबाज हो तुम मेडी के बच्चे। ओह, शुक्र तुम हंसी तो। अच्छा, मेरी बात तुम गौर से सुनो। अब तुमने रोना नहीं बल्कि रुलाना है। हाँ, सही कहा तुमने मेडी। अब मेरे रोने के दिन गए। अब इस खबीज के बच्चे की बारी है। मैं इन सब से गिन गिन कर बदले लूंगी। किसी को भी नहीं बख्शूंगी मैं। सब मेरी माँ के कसूरवार है। देखना तुम मेडी, पूरी दुनिया अब इनकी रुसवाई देखेगी। और इस हशमत खान और वहीद खान को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बस तुम देखते जाना इस इज्जतदार घराने की इज्जत के कैसे जनाजे निकालती हूँ मैं। बस देखते जाओ तुम। भाई अब तो अल्लाह ही खैर करे। मुझे तो अपनी फिक्र लग गई है। अब मेरी बारी है। बरीरा मुस्कुराई। बेस्ट ऑफ लक बरी। मेरी दुआएं और नेक ख्वाहिशात तुम्हारे साथ हैं कि अल्लाह तुम्हें हिम्मत और ताकत दे कि तुम इन सब को जलील और रुसवा करके रख दो। मैडी से बात करने के बाद बरीरा ने खुद को काफी हल्का फुल्का महसूस किया था। अब वो बैठी आगे का लाया अमल तैयार करने लगी कि अब उसे आगे क्या करना है। हशमत खान, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अपनी माँ के बहे हुए एक एक आंसू का हिसाब लूंगी। अब उल्टी गिनती करना शुरू हो गई है। बेगैरत खबीस इंसान, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें और ना इस खानदान को। इस इज्जतदार खानदान की इज्जत का चोला उतार कर तार तार ना किया तो बरीरा असद खान नहीं नाम मेरा। अब बरीरा के इंतकाम से बचो तुम लोग। मोहित बरीरा के भेजे हुए कागजात की तस्वीर और इस छोटी सी चिट में लिखी तहरीर की खोज में लग गया था।
وہ ہر طرف سے معلومات اکٹھی کر رہا تھا اور شیم حیدر اس کا پورا پورا ساتھ دے رہا تھا۔ اسے بھی کسی بھی طرح سے کر کے یہ مشن کمپلیٹ کرنا تھا۔ معید نے باس سے بات کی تھی۔ اب سیم خان، شان حیدر اور معید اس وقت کسی موضوع پر بحث کر رہے تھے۔ یہ معلومات ادھوری ہے، یہی باس کا کہنا ہے۔ سیم، تمہیں ایک بار پھر سے وہاں کا ایک چکر لگانا ہوگا تاکہ تم ان تمام فائلز کا ڈیٹا حاصل کر سکو۔ یہ سن کر سیم خان گہری سوچ میں پڑ گئی۔ سیم خان کو بالآخر موقع مل ہی گیا تھا۔ حشمت خان کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا اور حلیمہ، سویلا اور ساویار کی شادی کی تیاریوں کے لیے حویلی آئی ہوئی تھی۔ سیم کے پاس ایک بہت ہی اچھا موقع تھا وہاں جانے کے لیے۔ شان حیدر اس کے ساتھ تھا۔ اس نے حشمت خان کے گھر میں لگے تمام کیمرے آف کر دیے تھے تاکہ سیم خان اپنا کام آسانی کے ساتھ کر سکے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا آس پاس نظر رکھے ہوئے تھا۔ سیم اسی راستے سے گھر میں داخل ہوئی اور سیدھے حشمت خان کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے چند اوزار نکالے اور اس دراز کا لاک کھولنے لگی۔ تھوڑی ہی کوشش کے بعد لاک کھل گیا تھا۔ وہ تمام فائلیں اور کاغذات اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھنے لگی۔ ان پر کافی گرد جمع ہو چکی تھی۔ غالباً یہ تمام فائلیں اور کاغذات بہت سال پہلے کی تھیں، تبھی تو ان پر گرد بیٹھ گئی تھی اور شاید کہ حشمت خان نے بھی انہیں ہاتھ نہ لگایا تھا۔ اس نے وہ تمام کاغذات اپنے بیگ میں ڈالے اور اس کے ساتھ ہی مریم کی تصویروں والا البم بھی بیگ میں گھسیٹ دیا۔ اس نے اپنے بیگ سے ایک شیشی نکالی جس میں ایک سفید گاڑھے رنگ کا ایک مادہ تھا۔ اس نے وہ مادہ لاک کے سوراخ میں ڈال کر اسے جام کر دیا تاکہ اگر کسی دن حشمت خان اسے کھولنا چاہے تو اسے کھول نہ پائے۔ وہ اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد جو ہی بیگ اٹھا کر کھڑی ہوئی، ایک تصویر نیچے آ گئی۔ ہاں، یہ کیا ہے؟ اس نے جھک کر وہ تصویر اٹھائی اور جو ہی پکڑ کر دیکھا، وہ حیران رہ گئی۔ یہ بریرہ کی تصویر تھی۔ غالباً شہریار کی شادی کے دن کسی نے کھینچی تھی، جہاں پر بریرہ میڈی کے ساتھ کھڑی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ میڈی پر غلط کراس کا نشان بنا ہوا تھا اور تصویر کے پیچھے لکھا تھا، میری پیاری گڑیا بریرہ صرف اور صرف میری ہے، حشمت خان کی۔ سیم خان دن رہ گئے۔ لعنت ہو، اس خبیث نے کہاں کی سوچ رکھی ہے؟ یعنی کہ وہ بریرہ پر غلط نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ شک تو مجھے اس پر پہلے ہی تھا، مگر اب یقین ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس شادی کے پیچھے یقیناً اس کا بہت بڑا منصوبہ چھپا ہوا ہے۔ اس نے سوچا ہوگا، چلو مریم نے صحیح، اس کی بیٹی ہی صحیح۔ خبیث گھٹیا ذلیل انسان، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اب باری میری ہے، بچ کے دکھاؤ تم سیم خان کے انتقام سے، جلا کر بھسم کر ڈالوں گی میں تمہیں۔ سیم اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد وہاں سے ویسے ہی نکل آئی جیسے گئی تھی۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی شان حیدر نے اس سے پوچھا، کیا بنا؟ سیم خان اسے تھمس اپ کا اشارہ کرتے ہوئے مسکرا کر بولی، مشن از کمپلیٹ۔ شان حیدر مسکرا کر اسے داد دیتے ہوئے بولا، سپر سیم خان۔ تھینک یو، وہ سر جھکا کر بولی۔ کام مکمل ہوتے ہی وہ دونوں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ سیم خان نے وہ تمام فائلیں اور کاغذات معید کے سامنے ٹیبل پر پھینک دیے۔ یہ لو، میں نے سب کچھ اٹھا کر لے آئی ہوں۔ معید ہنسا، کیا یار، تم تو اس بیچارے کو بالکل تہی دامن کر کے آئی ہو۔ وہ ادائے بے نیازی سے کندھے اچکا کر بولی، دیکھ لو سیم خان کا انتقام، جب انتقام لینے پر آتی ہے تو اسے تہی دامن پر کر ہی دیتی ہے۔ واؤ، معید نے تالیاں بجا کر اس کے کام کی داد دی۔ اب معید ان کاغذات کی جانچ پڑتال کر رہا تھا۔ سیم بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ایک فائل اٹھا کر پڑھنے لگا، مگر جوں جوں اس کو پڑھتا جا رہا تھا اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ What happened؟ کیا ہوا ہے؟ سیم خان نے اس کے ہاتھ سے وہ فائل لے لی اور خود پڑھنے لگی، مگر جب اس نے فائل پڑھی تو اس کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہ تھی۔ معید نے باری باری کر کے وہ فائلیں اور کاغذات دیکھی۔ سیم خان بھی اس کے ہی ساتھ وہ فائلیں دیکھ رہی تھی۔ سیم خان نے معید کو سر اٹھا کر دیکھا۔ معید نے آنکھوں سے بولا، میری ماما کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کا یہ ایکسیڈنٹ کروایا گیا تھا، اور اسے کسی اور نے نہیں بلکہ حشمت خان نے مروایا تھا۔ حشمت خان کا ٹارگٹ میرے موم اور ڈیڈ تھے، مگر خوش قسمتی سے ڈیڈ اس حادثے میں بچ گئے۔ اس کا اصل ٹارگٹ میرے ڈیڈ تھے۔ وہ ڈیڈ کو ہٹانے کے لیے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا، کیونکہ ڈیڈی ہی اس کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ ساری کڑیاں ایک ایک کر کے ملتی جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم سچ جان چکے ہیں، بھید کھل چکا ہے کہ کنگ کوئی اور نہیں بلکہ حشمت خان ہے، اور ٹائیگر وحید خان۔ سیم خان جلدی سے بولی۔ معید نے سر ہاں میں ہلایا، تبھی باس بھی وہاں آ گیا۔ ان دونوں نے سلام کیا، جس کا اس نے سر ہلا کر جواب دیتے ہوئے ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاں تو بچوں، ہم کہاں تک پہنچے؟
इन दोनों ने इसे तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। वो गहरी सांस लेकर बोले, हाँ, मुझे तो उस पर शक बहुत पहले से था। बस अपने शक शक पर तस्दीक की मोहर लगाना चाहता था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब हो गए। इन दस्तावेज़ात ने मेरे शक को दूर कर दिया है कि हाशमत खान ही असल में किंग है। गुड वर्क। शाबाश मेरे बच्चों। बॉस ने इन तीनों को शाबाशी दी। बॉस, ये दस्तावेज़ पढ़ें। इस घटिया और ख़द्दार शख्स ने माज़ी में कई बार इंडियंस और अमरीकी लोगों के साथ कई खुफिया मुआहदे किए हैं। यानी कि ये आदमी गद्दार भी है। हाँ बेटा, ये सिर्फ़ हमारा ही नहीं बल्कि हमारे प्यारे वतन और अवाम का भी मुजरिम है। उसने हमारी कई मासूम बच्चियों को कई डॉलर्स के एवज़ बेच डाला। तभी शानी जो अपना लैपटॉप पर कोई अहम काम कर रहा था जल्दी से बोला, बॉस, हमें खबर मिली है कि किंग ने जो मुआहिदा हांगकांग से आए हुए मेहमानों के साथ किया था, उसके मुताबिक उसने कई बच्चियों को यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से अगवा किया है। इनकी तादाद तकरीबन 300 के करीब है। कई माँ बाप ने अपनी बच्चियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन पर दर्ज करवाई है। अब ये खबर आई है कि वो किसी मुनासिब वक्त और जगह तारीख को देखकर दोबारा से वो मुआहिदा तय करेंगे और फिर इन बच्चियों को खुफिया रास्ते से स्मगल कर देंगे। सैम खान का दिमाग तेजी से काम करने लगा। यानी कि इस पे लिखी तहरीर का मतलब यही था कि चिड़िया अनकरीब पिंजरे में कैद होने वाली है। ये नहीं कि ये इनका खुफिया कोड था। चिड़ियों से मुराद वो बच्चियां हैं जो उन्होंने अगवा की हैं। बिल्कुल दुरुस्त। बॉस ने सैम खान को शाबाशी दी। तुमने बिल्कुल दुरुस्त अंदाजा लगाया है। अब राज फाश हो चुका है और हम असल मुजरिम को जान चुके हैं। हम इसे यूं सबके सामने बेनकाब नहीं कर सकते। हमने उसे रंगे हाथों पकड़ना है। अगर हमने जल्दबाजी से काम लिया तो वो होशियार हो जाएगा और मुझे डर है कि कहीं वो इन बच्चियों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। यस बॉस, हम समझ गए। वो मेरा भी गुनहगार है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैं जानता हूँ कि उसने मुझसे किस तरह चीज का बदला लिया है। मगर खैर, तुम लोग चुकन्ने रहो। हमने इस मामले को बहुत होशियारी के साथ संभालना है। किंग को बिल्कुल भी खबर नहीं होने देनी कि हम इसका असल जान चुके हैं, वरना वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। हमने ऐसे जाहिर करना है कि जैसे हमें कुछ भी नहीं पता। ओके बॉस। मगर बॉस, हमने इन बच्चियों को कैसे बचाना है? ये काम बरीरा करेगी। सैम मुस्कुराएगी। बॉस, उसके जहन में एक ख्याल घुंधा। इन लड़कियों तक पहुंचने के लिए उसे अब यही रास्ता इख्तियार करना था। जोयला और जावियार की शादी की तैयारियां अरूज पर थी। हवेली में खूब रौनक लगी हुई थी। बरीरा इन सबसे अलग थलग अपने मोबाइल फोन में गुम थी क्योंकि उसे एक अहम मिशन सौंपा गया था। जोयला को जबरदस्ती इन खवातीन ने बिठा रखा था, वरना इसका दिल तो यहाँ से भाग जाने का था। हलीमा ने बरीरा को देखकर मोहब्बत से कहा, आओ बरीरा, बेटा तुम भी कोई ड्रेस पसंद करो इनमें से। देखो कितने प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं। आखिर तुम मेरी होने वाली बहू हो। तुमने सबसे ज्यादा खूबसूरत लगना है शादी पर, ताकि लोगों को भी तो पता चले कि तुम किसकी बहू हो। बरीरा मुस्कुराई और दिल ही दिल में बोली, हाँ, एक तो इनकी ये कच्ची नाक। हर वक्त इन्हें डर सा लगा रहता है कि कहीं इन्हें ये कच्ची नाक कट ना जाए। भाई आखिर इतनी कच्ची नाक बनाते क्यों हैं ये लोग, कि हर वक्त इसके कटे जाने का इन्हें खदशा ही लगा रहे। आओ ना बेटा, बैठो इधर। हलीमा ने उसे अपने पास बुलाया और ना चाहते हुए भी उसे वहां लाकर बैठना पड़ा। अब मैं मरती क्या न करती वाली बात थी। सलमा और शर्मीन का मूड सख्त ऑफ हो गया था। ये देखो, कितना प्यारा ड्रेस है ना। ये तुम जोई की माइयों में पहन लेना। हलीमा इसे येलो रंग का इंतहाई खूबसूरत हैवी कामदार ड्रेस दिखाते हुए बोली, ये तुम पर खूब जचेगा। हानिया ने जल्दी से कहा, हाँ बरी, बिल्कुल, ये कलर तुम पर बहुत सूट करेगा। तभी सलमा ने हानिया को डांट दिया, तुम ना चुप ही रहो। यूं बिला वजह गैरों के मामले में टांग नहीं अड़ाते। हानिया का मुंह बन गया था। बरीरा जेरे लब मुस्कुराई। जलने की बू आ रही है। आखिर मुझे इतना प्रोटोकॉल से मिल रहा है, जलना तो बनता ही है। हाय बरीरा, तुम भी ना। हलीमा सलमा की बात सुनकर बोली, ये गैर नहीं है, ये मेरे नबील की होने वाली दुल्हन और उस घर की बेटी है। हलीमा का जवाब सुनकर सलमा का मुंह बना गया। हाँ बेटा, तुम सही बताओ क्या कहती हो। हलीमा बरीरा की तरफ मुतवज्जो हुई। वो इंतहाई तमीज से बोला, फूफो, जो आप चाहे, जो आपको अच्छा लगे, मैं वही पहन लूंगी। हाय मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, मैं सदके वारी। हलीमा तो इसकी इस फरमाबरदारी पर इसे खुद से लगाए सदके वारी होने लगी। सलमा, फातिमा और शर्मीन को ये मंजर एक आंख ना भाया था। बरीरा खुद को दाद देते हुए दिल ही दिल में बोली, वाह बरीरा, तुम तो बहुत बड़ी एक्टर हो यार। मैं सदके जाऊं,
कैसी फर्माबरदार बच्ची है ये मेरी। बीजा ने दूर से ही बरीरा की बुलाई ले डाली। बरीरा ने दिल में कहा, जब यही फर्माबरदार बच्ची आप लोगों को सरेआम रुस्वा करेगी ना, तब लग पता जाएगा इस फर्माबरदार बच्ची का। अपने मुफाद के लिए ये लोग किसी को भी इज्जत का चोला पहना देते हैं और अपना काम निकलते ही जो चोला इसके तन से उतार कर तार तार कर डालते हैं। हलीमा की पसंद पर ही बरीरा ने वो ड्रेस खरीद लिया था। उसके साथ ही हलीमा ने उसे अपने भारी भरकम खानदानी जेवरात भी भिजवा दिए थे कि वो ये जेवरात माइयों पर पहन दे, ताकि वहां आने वाले मेहमानों को वो ये दिखा सके कि ये लड़की इसकी होने वाली बहू है। हवेली को खूबसूरती से सजाया गया था। अली सनान, शहरियार और खासकर पहली बार नबील भी इन कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। सबको हैरत के साथ साथ खुश भी थी कि नबील बदल गया है। इब्राहिम खान और हलीमा को बहुत खुशी हुई थी कि नबील बदल गया है, और इस सब के पीछे बरीरा का हाथ था। यकीनन वो लड़की बहुत खास थी, ये इन दोनों ने भी मान लिया था। हर तरफ हंसी मजाक और कह गूंज रहे थे। बीजा ने अपने तमाम बच्चों की बलाएं ले डाली कि अल्लाह इन सबको नजर बद से बचाए और इन्हें यूं ही हमेशा खुश और हंसता मुस्कुराता रखे। जोया परेशान सी कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रही थी, क्योंकि फुरकान इसकी कॉल्स रिसीव नहीं कर रहा था। बरीरा की निगाहें जोया की नकलो हरकत पर ही लगी हुई थी। वो जानती थी कि ज़ोई इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। यकीनन वो इस लड़के से बात करेगी इस बारे में, और यही हुआ जैसा बरीरा ने सोचा था। वो फरकान को भागकर कोर्ट मैरिज का कह रही थी, मगर शायद दूसरी जानिब वो लड़का इस पर आमादा न था। जावियार जब घर में दाखिल हुआ तो यंग पार्टी ने उसे घेर लिया। ओह, ये क्या है भाई? अली ने कहा। दूल्हे भाई, आप सुबह से कहाँ गायब थे? आपको पता भी है क्या आज आपका माइयो है? मगर इससे मेरा क्या लेना देना? इसकी सारी रस्में तो लड़की से ही की जाती है ना। ओ दूल्हा भाई, किसने कहा है ये आपसे? चलें आप हमारे साथ, आज हम आपको पार्लर लेकर जाएंगे। क्या कह रहे हो? मैं और पार्लर? मजाक ना करो यार मेरे साथ। मैं ऐसे झमेलों में नहीं पड़ता और ना ही पढ़ना चाहता हूँ। मुझे माफी रखो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जावेद ने अपने हाथ खड़े किए। नहीं सावी भाई, हमने आज आपकी एक भी नहीं सुनने। आपने बस चलना है हमारे साथ, सनी ने कहा। पास खड़ी आलिया इन सबकी बातें सुनते हंसकर बोली, मान लो इनकी बात बेटा, ये से तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाले। चले, अम्मा मानी जान ने भी कह दिया, इस बार अली ने कहा। शहरयार भी इसमें अपना हिस्सा डालते हुए बोला, हाँ भई, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। पहली बार शादी हो रही है, बंदे को कुछ तो खूबसूरत लगना ही चाहिए। जावियर इनकार करता रह गया, मगर उन्होंने इसकी एक भी न सुनी और उसे अपने साथ जबरदस्ती ले गए। फातिमा जोयला का मायूं का जोड़ा लेकर उसके कमरे में आई। ये रसोई, जल्दी से नहाकर ये ड्रेस पहन लो। तुम्हें ब्यूटिशियन वाली तैयार करने के लिए आएगी। मेहमान आते ही होंगे, जल्दी से तैयार हो जाओ। मामा, ये जोड़े मेरे लिए किसी फंदे या कफन से कम नहीं है। क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसा मामा? वो बेबसी से बोली, मुझे जावेद से शादी नहीं करनी। बकवास बंद करो तुम अपनी सोई, वरना बहुत बुरा करूंगी मैं तुम्हारे साथ। और कितना बुरा करेंगे आप मेरे साथ? वो हलक के बल चिल्लाई। अब अपनी ये बकवास बंद करो और खामोशी से ये जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ। मैंने मजीद तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुनी। फातिमा उसे हुक्म देती कमरे से निकल गई। जोयदा मुर्दा कदमों के साथ वो जोड़ा लिए वॉशरूम में चली गई। बरीरा के पास ये बहुत ही अच्छा मौका था। वो जोयदा के कमरे में दाखिल हुई और इसका मोबाइल फोन ढूंढने लगी। उसे ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आई थी। वो इसे तकिए के नीचे से मिल गया था। बरीरा ने इसका मोबाइल फोन उठाया और वहां से फरार हो गई। वो वहां से सीधी अपने रूम में चली आई थी। उसने अपने रूम का दरवाजा लॉक किया और अपने काम में लग गई। उसने जोयला के मोबाइल पर ट्रेसर फिट कर दिया था। उसे अपने मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट कर दिया। अब वो इस पर बआसानी नजर रख सकती थी और उसकी गुफ्तगू भी सुन सकती थी। वो अब अपना काम कर चुकी थी और पुरसकून तैयार हो रही थी। इसने येलो रंग का ड्रेस पहना था, जो इस पर वाकई खूब जच रहा था। उसे ऐसे हैवी कामदार ड्रेसेस और जेवरात से बहुत उलझन होती थी। उसे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मगर क्या कर सकती थी? ये हलीमा साहिबा का हुक्म था, तो उसे मानना ही पड़ा। उसने इसके दिए हुए वो जेवरात भी पहन दिए, जिससे उसे काफी उलझन हो रही थी। वो मेकअप की शौकीन तो बिल्कुल भी नहीं थी, मगर फिर भी वो सादगी में भी बहुत खूबसूरत और सबसे मुनफरिद लग रही थी। कमरे से बाहर आने पर ताहिरा और खोला ने भी इसकी तारीफ की थी। अब वो इन दोनों के साथ अहद के पोर्शन में चली आई थी, जहां पर सारे मेहमान आ चुके थे। वो बार बार कभी अपनी हैवी ड्रेस से तो कभी जेवरात से उलझ रही थी। उधर जोयला पागलों की तरह अपना मोबाइल फोन ढूंढ रही थी, जो उसे मिलना था और ना मिला। ये कहाँ चला गया?
यहीं तो रखा था। कहीं मामा तो मेरा फ़ोन नहीं ले गई? खौला, खनसा, हानिया और बरीरा एक साथ खड़ी खुशखबरियों में मसरूफ़ थीं। तभी ज़ावियार भी सनान अली, नवीन और शहरयार के साथ वापस वहाँ आया था। बरीरा ने यूं ही उसे एक नज़र देखा था, जो बीत जान से दुआएं देता मुस्कुरा रहा था। वो वाकई में बहुत खूबसूरत लग रहा था। अस्तगफिरुल्लाह। बरीरा ने बेख्तियार इस्तगफार पढ़ा। मैं भला क्यों अपने दुश्मन की तारीफ करने लगी? मेरी बला से जो भी लगे। तभी हशमत खान और वहीद खान वहां चले आए। साद अहद इब्राहिम खान ने इन्हें वेलकम किया था। आते ही हशमत खान की निगाहें इस दुश्मन जान बरीरा को ही ढूंढने लगी थी। तभी वो उसे सामने ही हानिया, खोला और खनसा के साथ किसी बात पर हंसती हुई दिखाई दी। उसे हंसता हुआ देखकर वो भी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। क्या चीज हो तुम बरीरा। मैं चाहे जितने भी खराब मूड में क्यों ना हो, तुम्हें देखते ही मेरा सारा गुस्सा और चिड़चिड़ापन दूर हो जाता है। तो मेरे दर्द की दवा हो। तो मेरे दिल में बसने लगी हो। तुम तो मरियम से भी ज्यादा खूबसूरत हो। मुझसे अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुम्हें अपनी दस्तरस में लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। हशमत खान का वादा। तुम मेरा जनून बनती जा रही हो बरीरा। मुझसे और ज्यादा अब सब्र नहीं और इंतजार नहीं होता। वो अपने दिल पर हाथ फेरता बरीरा को अपनी निगाहों में लेते एक जज्ब से बोल रहा था। हशमत खान इसके पास आया। हंसती हुई बरीरा की मुस्कुराहट को एकदम ब्रेक लगी थी उसे देखकर। कैसी हो बरीरा? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अलबत्ता के अंकल कहने पर हशमत खान का मूड बिगड़ा था। वह बरीरा को इसके नाम से यूं बेतकल्लुफी से पुकारता था जैसे वो उसकी हमउम्र ही हो। वह बरीरा का सरतपा जायजा लेते हुए कहने लगा, बहुत खूबसूरत लग रही हो इस कलर में और इस ड्रेस में। बरीरा बमुश्किल मुस्कुरा पाई। शुक्रिया फूफा जान। अगर आप इधर उधर नजर दौड़ाएं तो आपको मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लोग नजर आएंगे। हाशमत खान हंसा। अच्छा, मसलन? मसलन कि हलीमा फूफो। तभी हलीमा ने वहां एंट्री मारी और हशमत खान का मूड एकदम खराब हो गया था हलीमा को देखकर। फूफो, आज तो आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। क्यों फूफा जान? बरीरा ने हशमत खान को भी बीच में घसीटा। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो बमुश्किल मुस्कुराकर बोला। हलीमा अपनी तारीफ सुनकर शर्मा कर बोली, आप भी ना। हशमत को हलीमा पर गुस्सा आया था कि क्योंकि वो गलत वक्त पर आई थी। हलीमा ने बरीरा से कहा, अच्छा, तुम चलो मेरे साथ, वहीं पर रस्में होने वाली हैं। जी फूफो। हलीमा उसे अपने साथ लेकर चली गई। हशमत खान का मूड सख्त खराब हो गया था। वो भी असद वालों की तरफ चला गया। बरीरा को एक मैसेज मौसूल हुआ था। मैसेज पढ़कर उसने ओके का सिग्नल दिया। फिर वो इधर उधर देखने लगी। हलीमा की तमाम सहेलियां बरीरा को देखकर उसकी तारीफ कर रही थी और हलीमा को उसकी पसंद की दाद दे रही थी। और हलीमा बड़े फख्र और हक के साथ सबकी दाद वसूल कर रही थी। जोयला को जावियार के साथ फूलों से लदे हुए झूले में बिठा दिया गया। जोयला का मूड सख्त खराब था और बरीरा इस सारी सिचुएशन में खूब मजे ले रही थी। इसके साथ ही रस्मों का दौर शुरू हुआ। बरीरा के पास ये अच्छा मौका था। सब रस्में करने में मसरूफ थे। बरीरा आहिस्ता आहिस्ता तालियां बजाने के साथ साथ मुस्कुरा भी रही थी। इसका दिमाग तेजी से कुछ प्लान बना रहा था, तभी कोई इसके बहुत करीब आकर खड़ा हुआ था। बरीरा ने चौंक कर देखा तो वो नबील था। उसने बरीरा को कोहनी मारी। बहुत खूबसूरत लग रही है तो क्यों ना हम भी माइयों की रस्म अदा कर लें। तुमने भी तो रस्म के लिहाज से ये ड्रेस पहन रखा है। क्या कहती हो? बरीरा इसकी बात सुनकर हंसी। तुम पागल हो क्या? हाँ, पागल हो गया हूँ मैं तुम्हारी मोहब्बत में। देख लो क्या हालत बना ली है मैंने अपनी। हर चीज छोड़ चुका हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। बरीरा उसे देखने लगी। वाकई में? हाँ, वाकई में। बरीरा अपने मुंह पर हाथ रखे हुए हंस दी। उसे यूं हंसते देखकर नबील भी मुस्कुरा दिया। झूले में बैठे सावियार की निगाह अचानक इन पर उठी थी। उसे यह मंजर इंतहाई नागवार गुजरा था। एक और शख्स भी था जिसे नबील सख्त जहर लग रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि हाशमत खान था। इसका बस नहीं चल रहा था कि नबील को बरीरा के पास से हटाकर कहीं गायब कर दे। अब इसका बेटा ही इसका रकीब बन गया था। उसने नबील को बरीरा के पास से हटाने के लिए उसे अपने पास बुला लिया। अब वो मुतमईन था।